हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 के पेपर्स हुए थे। ठीक है, हम इन्हीं पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम देखिए लेवल 5 के सारे क्वेश्चंस यानी कि सारे पेपर्स हम इनके डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखिए 14 जून 2022 को लेवल 3 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये जो लेक्चर्स हैं बहुत ही बेनिफिशियल हैं, उनको ये लेक्चर्स जरूर देखने चाहिए। कहीं ना कहीं इसी तरीके का पैटर्न आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए अभी गुवाहाटी जोन की भी एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी हैं, तो उनको तो ये लेक्चर्स ये मान लो बिल्कुल रामबाण है उनके लिए। ये उनको करना क्या चाहिए, जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी कि जो भी अभी रिसेंटली लेवल 5, 3 और 2 के जो पेपर्स हुए हैं ना, सबको कम से कम 2-2, 3-3 बार करने चाहिए। और देखिए वो जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इसी तरीके का जो एग्जाम पैटर्न है देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ, मैं सारे पेपर्स आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आज के इस लेक्चर में हम 14 जून को लेवल 3 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये मेरे एफर्ट्स, मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स पसंद आते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दो तरल, एक जार में 2 तरल हैं ए और बी, और उनको मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, 3:4 में मिलाया जाता है। ठीक है, और कह रहा है यदि जार में तरल ए की 5 लीटर मात्रा मिलाई जाती है तो मिश्रण में उनका अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। कह रहा है जार में निहित तरल बी की मात्रा ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताइए, मान लेते हैं जार में जो ए और बी का रेशियो है उस मिश्रण का वो कितना है, 3:4, यही है। ठीक है, अब कह रहा है तरल ए की 5 लीटर की मात्रा मिलाई जाती है और अनुपात बदलकर हो गया 4:5। अब यहाँ एक छोटी सी बात बताइए मुझे, क्या हमने बी को छेड़ा है? ठीक है, बी को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो ये 4 से 5 कैसे हो गया? ये बराबर होना चाहिए था। इसका मतलब हमें इसे बराबर करना पड़ेगा। इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना बनेगा, 5 × 15। ए और बी का रेशियो हमारा बन जाएगा 5 × 15, 5 चौक 20। ठीक है, ये बनेगा 4 चौक 16, ये बनेगा 4 पंजे 20। अब देखिए 20-20 बराबर हो गया दोनों का, ए और बी का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए हमने अपने हिसाब से कितना मिलाया है, ए का रेशियो के हिसाब से कितना हो गया, 15 से 16 यानी कि +1 का एडिशन हुआ है, और सवाल के हिसाब से कितना मिलाया था, ये 5 लीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि इस एक की वैल्यू ही 5 है। ठीक है, तो हमसे पूछा है बी की, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 20 पंजे 100 लीटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 4 दोस्त हैं PQRS और वो समान समय पर समान बिंदु से 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 4, 8, 16 और 32 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि वे सभी समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपने HCF LCM में जरूर पढ़ा होगा। वहाँ क्या है, वहाँ टाइम गिवन होता था हमें डायरेक्टली, और जब पूछता था कि कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। बट यहाँ क्या डिफरेंस है कि यहाँ 400 मीटर की डिस्टेंस दे दी और उनकी स्पीड दे दी, तो आप टाइम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो मैं अगर इन चारों दोस्तों को लिख लेता हूँ PQ R और S। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी चल रहे हैं भाई, डिस्टेंस तो वही सबके लिए 400 है, 400 मीटर। ठीक है, इसके लिए भी 400 मीटर, इसके लिए भी 400 और इसके लिए भी 400 मीटर। ठीक है, अब देखिए इनकी स्पीड कितनी कितनी है। स्पीड है P के लिए कितनी है भाई, 4। ठीक है, तो बटे में 4। इसके लिए कितनी है, 8। Q के लिए कितनी है, 16 और S के लिए कितनी है, 20। ठीक है, तो अब देखिए इनका टाइम कितना आ जाएगा, सबके लिए टाइम 4 से कटेगा 100 बार। ठीक है, 8 से कटेगा 8 पंजे 40, 0। 16 से कटेगा 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 20-20 400। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप कैसे निकालते हो। ठीक है भाई, हमें जब भी ऐसे टाइम फ्रेम गिवन हो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, तो हमें LCM निकालना होता है। ठीक है, तो मुझे बताइए 100, 50, 25 और 20 का LCM कितना आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए
कह रहा है एक मैदान की आकृति समचतुर्भुज के आकार की है जिसका परिमाप हमें गिवन है 292 मीटर और विकर्ण की लंबाई है 96 मीटर। ठीक है, कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं आपके लिए इसका डायग्राम बना देता हूँ। मान लेते हैं ये वो समचतुर्भुज है, ठीक है, और इसके मैं नाम दे देता हूँ इनको। मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, और इसका एक विकर्ण भी हमें गिवन है तो उसको भी बना लेते हैं। ठीक है, विकर्ण गिवन है हमारा ठीक है, और एक दूसरा विकर्ण भी बना लेते हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, और मान लेते हैं भाई ये इस ओ बिंदु पर मिल रहे हैं, ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, इस बिंदु को इधर बना लेते हैं, ओ पर मिल रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ बताइए कि जो इसके डायगोनल कितना गिवन है 96। चलो इसको हम बाद में यूज करते हैं, पहले मैं आपके लिए इसकी साइड निकाल देता हूँ। हमें परिमाप गिवन है 292, तो हम लिख सकते हैं कि 4a बराबर 292, क्योंकि परिमाप 4a होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, तो यानी कि इसके साइड आ जाएगी 73। आपको जो समचतुर्भुज होता है, जो रोम्बस होता है, उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये जो विकर्ण है ये 96 है टोटल AC, तो मैं कह सकता हूं कि ये 48 यानी कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, 48 पर काट रहे हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये 90 डिग्री है। तो मैं इस त्रिभुज को देखता हूँ AOB में, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप OB निकाल सकते हो। बिल्कुल 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, तो मैं यहाँ से OB निकालता हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 73 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अब आप ये इसमें क्या लगाइए, a की 2 माइनस b की 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये a की 2 माइनस b की 2, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में a प्लस b यानी कि 73 प्लस में 48। ठीक है, और बनेगा हमारा 73 माइनस में 48। ठीक है, OB। और क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए 73 और 48, 8 और 3 11, 7 4 11 और 1 12, 121 गुना में 13 में से 5 गए, 8 गए तो 5, और 6 में से 4 गए तो 2 अंडर रूट में। तो देखिए 11 11 121 होता है और 5 पंजे 25, तो कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55। OB की लेंथ आ जाएगी आपकी 55। ठीक है, अब देखिए OB की लेंथ अगर ये 55 है, तो ये हमें पता, अभी बताया मैंने, बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये भी 55। तो मैं कह सकता हूँ कि एक डायगोनल तो हमें पहले ही गिवन था, कितना, 96, और दूसरा डायगोनल हमने निकाल लिया, तो D1 जो हमें गिवन था वो तो था 96, और D2 आपने अभी निकाला है कितना, 110। और जब भी आपको दो डायगोनल्स गिवन हो, हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा है ना, एरिया, तो आप देखिए चाहे वो रोम्बस है, चाहे वो पैरेललोग्राम है, चाहे वो ट्रेपीजियम है, कोई सा भी चतुर्भुज हो, अगर दो डायगोनल्स गिवन है तो आपका एरिया आप निकाल सकते हो 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। ठीक है, हाफ D1 D2 होता है, तो रख दीजिए इसमें 1/2। D1 आपका है 96 और D2 आपने निकाला है 110। ठीक है, 2 से काटिए 48 बार, तो गुना करके कितना आ जाएगा, 1 0 तो आएगी। 11 8 88, हासिल का 8, 11 चौक 44 और 8 52, 5280 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। क्या गिवन है हमें, देखिए गिवन है यदि दशमलव भिन्न वाले एक भाग में भाजक 22.8 है, भागफल 8.5 है, शेषफल 0 है, तो भाज्य बताइए। देखिए आपने भागफल विधि जरूर पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है आपका, इस तरीके से देखिए, ये होता है आपका भाजक, ये होता है आपका भागफल, और यहाँ बचता है आपका शेषफल। ठीक है, और ये होता है आपका यहाँ वाला भाज्य। ठीक है, और इसका जो रिलेशन होता है इनमें आपस में, वो होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस में ये बराबर ये आ जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इधर, भाजक गुना में भागफल जमा शेषफल बराबर भाज्य। ठीक है जी। अब देखिए भाजक आपको कितना गिवन है, मैं लिख देता हूँ, भाजक आपको गिवन है 22.8, तो लिख लीजिए। भागफल आपको गिवन है 8.5, लिख लीजिए। शेषफल आपको गिवन है 0,
इसमें पुट कर दीजिए, भाज्य आ जाएगा आपका। भाजक यानी कि 22.8, भागफल यानी कि 8.5 जमा 0 बराबर भाज्य। ठीक है, तो आप यहाँ से भाज्य निकालेंगे तो गुना करिए, 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 22 पंजे 110 और 4 114, 8 से करिए 8 अट्ठू 64 हासिल का 6, 8 दूनी 16 और 6 22 हासिल का 2, 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, देखिए 0 4 और 4 8, 2 और 1 3, 8 और 1 9 और 1, और देखिए यहाँ 1 1 के बाद पॉइंट है तो गुना करके 2 के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। तो कितना बन गया आपका 193.8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है और उस व्यक्ति की चाल गिवन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की चाल है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस बताइए। तो देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो क्या आपको करना क्या है, देखिए मान लेते हैं, मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। मान लेते हैं ये वो ट्रेन है, ठीक है, जिसकी लेंथ में देखिए ये इधर साइड में जा रही है, इधर साइड में इसकी डायरेक्शन है, इधर जा रही है, और मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी गिवन है 62। अब मान लेते हैं एक आदमी है, ये मेन, ठीक है, और इसकी जो स्पीड गिवन है आपको 10, ठीक है, इसकी गिवन है 10, इसकी कितनी गिवन है 62। देखिए अब ये इसकी डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी जुड़ जाती है, तो यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 62 प्लस में 10 यानी कि 72, और 72 क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, और यहाँ हमें सेकंड में गिवन है और आंसर भी मीटर में पूछा है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो यानी 72 गुना में 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी स्पीड आ गई कितनी 20, और समय कितना गिवन है 12। ठीक है, टाइम गिवन है आपको 12। तो आप मुझे बताइए, जब भी रेलगाड़ी इस आदमी को क्रॉस करेगी तो इसकी लेंथ तो नेग्लिजिबल है, तो वो अपनी डिस्टेंस के बराबर ही चलेगी। तो मैं कह सकता हूँ चाहे डिस्टेंस चाहे लेंथ बराबर होगा आपका स्पीड इनटू में टाइम। तो यानी कि 20 गुना में 12 कितना बन जाएगा, 12 0, 12 दूनी 24 यानी कि 240 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है 5 वर्ष पहले ए प्लस ए बी और सी की औसत आयु 17 वर्ष थी। अगर देखिए 5 वर्ष पहले अगर 17 थी औसत आयु, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 17 और 5 22। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट में ए प्लस में बी प्लस सी की औसत आयु बनेगी 22। ठीक है, और इनका सम निकालना चाहें तो यानी कि 3 से गुना कर दीजिए, 3 है ना, तो 22 × 66 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर प्रेजेंट में क्या बोला है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु थी 17.5। अगर 7 वर्ष पहले 17.5 थी तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 17.5 और 7 24। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ए और बी की प्रेजेंट में जो एवरेज एज है 17 और 7 24 को मैं लिख देता हूं 49/2। ठीक है जी, अब कह रहे अगर इनका ये एवरेज है तो मैं इसकी सम निकालना चाहूँ ए और बी का, तो कितना बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 49 आ जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का टोटल है 66, और जिसमें से ए और बी की है 49, तो आप यहाँ से सी की एज निकाल सकते हो। भाई इसमें से घटा दीजिए 66 माइनस में 49। ठीक है, तो बनेगा 16 में से 9 गए तो 7, और 5 में से 4 गए तो 1। तो ये तो है भाई सी की प्रेजेंट की एज, बट ये तो पूछ रहा है 2 साल बाद की। ठीक है, ये बोला है ना भाई 2 साल बाद सी की आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से 2 साल बाद कितनी बन जाएगी, सी की एज बन जाएगी 17 में 2 साल और जोड़ दीजिए, 19 साल आपकी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर के एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक भुजा क्यू आर पर एस बिंदु पर मिलता है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। क्या बोला है हमसे, ये बोल रहे, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है,
और पी क्यू आर, और कह रहा है इसका पी क्यू आर त्रिभुज का एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक, एंगल क्यू पी आर यानी इस एंगल का समद्विभाजक क्यू आर को एस पर मिलता है। ठीक है, यहाँ एस पर मिलता है और ये समद्विभाजक है। इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। पी क्यू गिवन है हमें 12 यानी कि ये पूरी 12 है, और पी आर गिवन है 15 यानी कि ये पूरी 15 है, और क्यू आर 18 है यानी कि ये पूरी 18 है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो पूछा क्या है हमसे, एस आर की लंबाई बताइए। देखिए आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो पढ़ी होगी। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि इन दोनों भुजाओं का रेशियो पी क्यू और पी आर का रेशियो, इस बेस को भी ये उसी रेशियो में बांटती है। ठीक है, यानी क्यू एस अपॉन में एस आर। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि पी क्यू अपॉन में पी आर बराबर होगा हमारा क्यू एस अपॉन में एस आर। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ से इनका रेशियो 3 से काटता हूँ, 3 चौक 12, ये कटेगा 3 पंजे 15, तो यानी कि ये 4:5 में बनेगा इनका। ठीक है, तो अब आप यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे क्या कि यहाँ हमारे रेशियो के हिसाब से टोटल क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 9, 5 और 4 9, रेशियो के हिसाब से वैल्यू है 9, यानी 9 की वैल्यू ही 18 है, 2 गुना। और हमसे पूछी है इसने इसकी वैल्यू, इस एस आर की वैल्यू यानी कि 5 की वैल्यू, तो 2 गुना कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है, वैसे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, बट मैं आपको बताता हूँ उसी तरीके से आपको करना है। पहले आप क्रॉस करिए इनकी, पहले 7 को गुना करिए इससे, 7 तिया 21, और 7 की करेंगे √5 से तो -7 √5। ठीक है, अब देखिए 3 √5 की करिए तो 3 तिया 9 √5 प्लस का, और फिर √5 आपका 5 बन जाएगा, 5 तिया 15 माइनस का। ठीक है, अब बीच में आपका ये प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाइए। अब इसकी क्रॉस करिए, पहले 3 से करिए, 3 सत्ते 21, और 3 तिया 9 √5 माइनस का। ठीक है, अब √5 से करिए तो 7 √5 प्लस का। ठीक है, अब √5 5 बन जाएगा, 5 तिया 15 माइनस का, अपॉन में आपका देखिए a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, एलसीएम बनेगा, यानी कि a की 2 माइनस b की 2, यानी 3 तिया 9, 9 में से √5 का अंडर √5 का स्क्वायर बनेगा 5, तो 9 - 5 यानी कि 4 बचेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर देखिए यहाँ से 7 √5 माइनस का 7 √5 प्लस का कट जाएगा, ये 9 √5 प्लस का 9 √5 माइनस का कट जाएगा। अब देखिए प्लस प्लस के 21 और 21 42, और 15 और 15 30 माइनस। ठीक है, अपॉन में आपका ये 4 है ही, तो 42 में से 30 गए तो 12, अपॉन में 4 कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई 400 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 484 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई प्रिंसिपल कितनी अमाउंट में बदल जाता है, प्रिंसिपल अगर 400 था और वो बदल कर हो जाता है 484, कितने साल में, 2 साल में। या तो आप इनका रेशो ले लीजिए, रेशो नहीं लो तो आप क्या कर सकते हो, देखिए आप इनको लिख सकते हो भाई कोई धन 2 साल में, 400 को आप लिख सकते हो 20 का स्क्वायर। ठीक है, और 484 को आप लिख सकते हो 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अगर 2 साल में इतना हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि 1 साल में कोई धन 20 से 22 हो जा रहा है, तो यहाँ से कितना ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से CI कितना मिल रहा है आपको 2, तो ये 2 CI कितने पर मिल रहा है, इस 20 पर, तो मैं यहाँ से रेट निकाल सकता हूँ। ठीक है, ब्याज की दर तो हमसे पूछी है। ठीक है, तो रेट हो जाएगा भाई 2 का ब्याज मिल रहा है 20 पर, तो 100 पर कितना, परसेंटेज के लिए 10 दाए 100, तो 10 दूनी 20% आपका रेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2, सॉरी 10 दाए 100, 2 का ये 20 पर मिला है, सॉरी देखिए यहाँ गड़बड़ हुई है भाई, ये जो 2 का ब्याज मिला है ये 20 पर मिला है ना, मैंने 10 लिख दिया था, तो 100 पर कितना,
ठीक है, तो ये कटेगा 20 पंजे 100, 5 दूनी 10% आपका रेट आ जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए और बी किसी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, और सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। तो बी अकेले मूल कार्य का 2/3 भाग कितने समय में करेगा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये मान के चलता हूँ। तो मान लेते हैं भाई ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 36 दिनों में, और बी और सी उस काम को कर सकते हैं 20 दिनों में। और क्या कह रहा है कि ए और सी की हम बात करें तो कह रहा है सी की कार्य क्षमता ए की 3 गुनी है। तो मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लूँ तो अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो सी की 3 है, यही बोला है बिल्कुल। अब इनका टोटल वर्क ले लीजिए। टोटल वर्क कितना बनेगा आपका, 36 और 20 का एलसीएम यानी कि 180। ठीक है, तो 36 पंजे 180 होता है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और बी प्लस सी की 2 9 18 9। ठीक है, अब देखिए अगर देखिए ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए प्लस बी की 5 है, दोनों की 5 है, तो बी की कितनी बचेगी 4। तो बी की 4 अगर मैं लेता हूं तो सी की दोनों की 9, तो सी की कितनी बचेगी 5, जबकि सी की एफिशिएंसी यहाँ कितनी है 3। तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस तरीके के केसों में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ तरीका इसका बेस्ट क्या होगा, बेस्ट अप्रोच क्या होगी। जब भी इस तरीके की कंडीशन आपको मिले तो आप क्या करिए, जो ये 1:3 है ना, इसको डबल कर दीजिए, तो ये 2 और 6 बन जाएगा। अब भी तो ये 1:3 में ही है। ठीक है, अब आप रख के देखिए, अगर ए की एफिशिएंसी 2 है, दोनों की 5 है, तो बी की कितनी बची 3। और देखिए बी की अगर एफिशिएंसी 3 है, दोनों की 9, तो सी की कितनी बची 6, जबकि यहाँ भी सी की आपने 6 ही मानी है। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। तो मैं यहाँ दोनों केसों से कह सकता हूँ कि जो हमारी बी की एफिशिएंसी है वो कितनी मिली आपको 3। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी आपकी आ गई कितनी 3। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये काम बी से ही हमें करवाना है। कितना काम है टोटल 180। ठीक है, बट ये पूरा नहीं करवाना, इसने तो केवल 2/3 हिस्सा ही बोला है। ठीक है, 2/3 हिस्सा करवाना है, और किससे करवाना है, इस बी से करवाना है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। अब देखिए 3 3 9, 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 20 दूनी 40। 40 आपका आंसर हो जाएगा, 40 दिन। ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 38 संख्याओं का औसत 51 है, इसमें से पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है। तो कह रहा है शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए वैसे तो फिक्स पैटर्न का बहुत अच्छा सवाल है, बट कई बार जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते तो आपके इनकी मल्टीप्लिकेशन में ही उलझे रहते हो। बट इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए बोला है टोटल 38 संख्या हैं जिनकी एवरेज हमें गिवन है 51, और उसमें से पहली 24 संख्याओं की एवरेज कितनी है 45, और कह रहा है अंतिम 5 संख्याओं की एवरेज कितनी है 60। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब भाई ये कितनी है 24 संख्याओं की एवरेज 45 है। ये ठीक है। अब देखिए टोटल एवरेज, भाई टोटल 38 संख्याओं की एवरेज 51 थी, जिसमें से पहली 24 की 45 है। मुझे बताइए 51 से 45 कितनी कम है, 6 कम है, और कितने पर, ये टोटल 24 पर। ठीक है, तो टोटल कम कितना हो गया, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 144 कम है। अगर हम 60 की बात करते हैं तो 60 इस 51 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। कितने पर, इस टोटल 5 पर। ठीक है, तो ओवरऑल वेरिएशन देखिए ये हो गया टोटल 45 का, तो ओवरऑल वेरिएशन कितना आया -99 का। अब आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे क्या, कि भाई टोटल ये देखिए टोटल संख्याएं थी हमारी 38, जिसमें से 24 पहली ये और 5 ये 29, तो बची कितनी संख्या, 38 में से 29 गए तो यानी 9 संख्याएं बची। तो इन 9 संख्याओं की एवरेज हम निकालें तो 51 तो रहेगी ही रहेगी, और जो वेरिएशन आएगा, अगर यहाँ -99 का वेरिएशन है तो यहाँ +99 का आएगा, और ये वेरिएशन उन बाकी की 9 संख्याओं पर फर्क पड़ेगा। 11 तो 51 और 11 कितना हो जाएगा, एवरेज 62। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। तो ये आएगा हमारा 5 7 35 और 3 38/5। ठीक है, गुना में
2 चौका 8 और 1 9/2 माइनस में के बराबर आपका आएगा 26 चौका 26 दूनी 52 दूनी 104 और 3 107/4। ठीक है, अब देखिए 2 से कटेगा ये 19 बार और 19 नम्मा 171 अपॉन में 5 माइनस में के बराबर 107/4। ठीक है, अब देखिए के को आप इधर ले जाइए और 107/4 को इधर ले आइए। ठीक है, तो के बराबर 171/5 माइनस में 107/4। ठीक है, तो ये बनेगा 4 एकम 4 और 17 चौका 68 माइनस में 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। ठीक है, अपॉन में बनेगा 5 चौक 20 एलसीएम बराबर के। ठीक है, अब मैं इधर लिखता हूँ इनको, तो के की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, देखिए 14 में से 5 गए तो 9 और 7 में से 3 गए तो 4 और 6 में से 5 गए तो 1 अपॉन में 20। ठीक है, कितनी बार जाएगा 20 सत्ते 140 बचे कितने 9/20। 7 सही 9/20 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 हो जाती है, धनराशि बताइए। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। मैं कह सकता हूँ कि 5 दूनी 10% इसका रेट हो जाएगा 2 साल के लिए, तो सीआई कितना एसआई कितना हो जाएगा आपका। एसआई के लिए जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 2 साल के 2 पंजे 10%। ठीक है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट के लिए जो रेशियो होगा वो होगा 110% और हमारे हिसाब से अमाउंट कितनी है 16,500। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 16,500 है ये आपकी 110% की वैल्यू है और हमसे पूछा है प्रिंसिपल 100% की वैल्यू। ठीक है, तो आपका देखिए 1 0 से 1 0 11 से जाएगा 11 5 55 0 तो यानी 15,000। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल आएगा आपका 15,000। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, बट फिर भी मैं आपको और थोड़ा एक बार बता देता हूं। क्या कह रहा है, मान लीजिए x 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 18, 27, 30, 40 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचता है। तो कह रहा है उस संख्या x को अगर 37 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना होगा। देखिए इसके लिए आपके मेन टास्क है इनका एलसीएम निकालना। 18, 27, 30, 40 और 45। ठीक है, तो आप वो स्कूल वाले वो पैटर्न मत अपनाना, मैं आपके लिए बताता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालना है। मान लीजिए आप इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है 45, आपने 45 को ही एलसीएम मान लिया। ठीक है, क्या इस 45 में सबका भाग जाता है 40 का जाता है, नहीं। तो 40 में से देखिए इसको आप लिख सकते हो 5 गुना में 8, तो आपका 5 तो इस 45 में आ चुका है, आपका बचा है 8। ठीक है, आप देखिए 30 की बात करें तो इसको आप लिख सकते हो 2 गुना में 3 गुना में 5, तो 2 आपका 8 में आ चुका है, 5 या 15 आपका 45 में आ चुका है। 27 की बात करते हैं, देखिए दोनों में देखिए 27 में से हम 9 गुना में 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 9 आपका 45 में आ चुका है तो 3 बचा। ठीक है, इनटू में इसको लिख सकते हैं 9 गुना में 2, तो आपका 9 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, तो इतना ही बचेगा। ठीक है, तो आपका एलसीएम बना कितना, ये देखिए इसको 24 गुना में 45 गुना करिए, 24 पंजे 120 हासिल का 12 45 है ये, 24 पंजे 120 हासिल का 12, 24 चौका 96 और 12 108, यानी कि 1080 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 1080। ठीक है, अब आपका जो नंबर संख्या कितनी बनेगी, जो आपको x गिवन है वो बनेगी आपकी 1080 के प्लस में 9, क्योंकि यहाँ शेषफल 9 बच रहा था प्रत्येक स्थिति में। ठीक है, अब क्या बोला है इसने बोला है कि भाई x है वो छोटी से छोटी संख्या है, तो यानी कि अगर ये छोटी से छोटी संख्या हमें रखनी है तो हमें k की वैल्यू मिनिमम लेनी पड़ेगी और मिनिमम आप लोगे 1। ठीक है, तो संख्या कितनी बनेगी, x आपकी कितनी बन जाएगी 1080 प्लस में 9, k की वैल्यू 1 रख दी तो यानी कि 1089 आपकी संख्या बनेगी। अब कह रहा है इस x को यानी कि 1089 को अगर 37 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना होगा। तो भाई दे लीजिए भाग, 1000 इधर लिख देता हूँ। देखिए 1089 को अगर 37 से भाग देंगे
3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार दीजिए, 37 दूनी 74, 8 में से 4 गए तो 4, 10 में से 7 गए तो 3, उतार लिया 9 का, 3 नाम 27 यानी कि 9 बार चला जाएगा, 9 7 63, हासिल का 6, 9 27 और 6 33। देखिए 9 में से 3 गए तो 6, 34 में से 33 गए तो 1, तो कह रहा शेषफल कितना होगा, यानी कि शेषफल 16 होगा। ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए कि रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों केसों में रेलगाड़ी की चाल समान है, तो हम दोनों केसों में चाल बराबर रख देंगे। बट आपको एक चीज़ ध्यान क्या रखनी है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी, ये आपको पुल गिवन है, सुरंग गिवन, अगर किसी पुल को पार करेगी तो वो अपनी लेंथ प्लस में पुल, इतनी लेंथ टोटल कवर करेगी, इतनी डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। अगर वो सुरंग को पास करेगी तो अपनी लेंथ तो चलेगी प्लस में सुरंग की लेंथ भी जुड़ जाएगी, ठीक है। तो मैं वही लिखने वाला हूँ आपके लिए। और देखिए हमें जो चाल गिवन है, हमें चाल निकालनी है, ठीक है। तो मैं दोनों केसों में स्पीड निकालता हूँ, चाल बराबर डिस्टेंस कितनी बनेगी। देखिए पहले केस में रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबा पुल है, तो खुद की लेंथ में मान लेता हूँ L, और यहाँ सेकंड में गिवन है हमें टाइम, तो प्लस में उसने कितना, पुल की लेंथ कितनी है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर है, तो यानी कि 1000 मीटर, तो L प्लस में 1000, ठीक है, अपॉन में यहाँ टाइम कितना लगा है 1 मिनट, तो 1 मिनट को मैं लिख दूंगा 60 सेकंड, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है हमारी दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यानी कि दूरी बटे समय लिख दिया मैंने। और दूसरे केस में आपका कितना बन जाएगा, देखिए अपनी लेंथ तो चलेगी प्लस में 750 आपकी सुरंग की लेंथ हो जाएगी, अपॉन में समय कितना लग रहा है 50 सेकंड, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस देखिए 1 0 से 1 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5L प्लस में 5000 बराबर, क्रॉस करेंगे तो 6L प्लस में 6 0 6 5 30, 6 7 42 और 3 45। अब देखिए 6L में से 5L जाएगा तो 1L बचेगा, और इधर 4500 आएगा, 5000 में से घट के 500 बचेगा। अब आपकी लेंथ आ गई कितनी 500। अगर आपकी लेंथ आ गई और आपसे पूछिए चाल, तो चाहे आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए L की, चाहे इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो L की वैल्यू कितनी है, मैं स्पीड निकाल रहा हूँ, L की वैल्यू कितनी है 500 निकाली आपने, प्लस में 1000 अपॉन में 60, तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका 1500 अपॉन में 60, ठीक है। अब देखिए ये मीटर पर सेकंड में है और हमें आंसर जो गिवन है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिए इसको, ठीक है। तो कितना बन जाएगा आपका, किलोमीटर प्रति घंटा में गुना में 18/5 से गुना कर दीजिए, तो देखिए 1 0 से 1 0 और 5 6 30, 30 पंजे 150 होता है, तो 18 पंजे 90, तो आपकी स्पीड आ जाएगी कितनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, बोल रहा है एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या तो है 12.5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के 4/5 के बराबर है। तो मैं रेडियस कितनी गिवन है हमें 12.5 सेंटीमीटर, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हाइट की बात करें तो ये बोल रहा है 12.5 की 4/5 है ये, ठीक है, जो हाइट है, तो यानी कि इसकी 4/5 लिख दीजिए। 5 से 25 पंजे 125, 25 चौका 100 यानी कि आएगी आपकी 10, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम पूछा है ना, वॉल्यूम क्या होता है पाई r² h इंटू में h, ठीक है। तो कितना बनेगा, पाई में आंसर है तो पाई को पाई रहने दीजिए, r को लिखिए 12.5 को आप 25/2 इंटू में 25/2 इंटू में हाइट कितनी आपने निकाली है 10, ठीक है। 2 से काटिए, कितनी बार कटेगा 5 बार। अब देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए जो कैलकुलेशन में हेल्प करेगी वो क्या है कि आप अगर देखिए 2 से कटेगा तो है नहीं, आप ऊपर नीचे 5 से गुना करिए। 5 से गुना करने से फ़ायदा क्या होगा, नीचे तो 10 बन जाएगा, आप एक के बाद पॉइंट लगा पाएंगे, और ऊपर आपको 25 3 बार मिल जाएगा, यानी 25 की क्यूब आपको करनी पड़ेगी। और 25 की क्यूब आपको पता होनी चाहिए 15,625 होती है, तो 15,625 और एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए और साथ में पाई, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या बोला है देखिए, कह रहा है 9 अंकों वाली एक संख्या है ये जिसको 72 से विभाजित किया जाता है, और तो 3x - 2y की
मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ये संख्या 9 गुना में 8 से विभाज्य होगी अगर ये 72 से है तो, और 8 से अगर हम चेक करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए। तो मैं अलग लिख लेता हूँ भाई 7, 8 और y, ये 8 से डिविजिबिलिटी अगर इसका चेक करते हैं तो देखिए 0 रखेंगे तो नहीं जाएगा, 1 रखेंगे नहीं, 2 रखेंगे तो 8 8 64 बचे 6 नहीं जाएगा, अगर हम 3 वैसे नहीं रखेंगे, अगर 4 रखते हैं y की वैल्यू, ठीक है, तो देखिए बनेगा हमारा 8 9 72 बचे 6, 8 8 64 बिल्कुल चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी y की वैल्यू 4 रखते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। देखिए 8 3 x, फिर 9 3 6 7 8 और y की वैल्यू मैं रख देता हूँ कितनी, 4, ठीक है। और ये कितने से विभाजित देखना है अब, 9 से। अगर आप 9 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या कि देखिए 9 डिजिट का सम 9 कटता जाएगा, तो 9 हटा दीजिए, 6 और 3 9 हटा दीजिए, और 8 7 15 और 3 18 हटा दीजिए, तो एक 8 बचा, एक 4 बचा और एक x बचा। तो 8 और 4 12 प्लस में x, ये 9 से डिविजिबल है। तो आप मुझे बताइए अगर ये 9 से डिविजिबल है तो आपको यहाँ x की क्या रखनी पड़ेगी, ये जो 9 से भाग हो जाए, तो 12 और 6 18 भाग हो जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू में 6 रखनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू तो है 6 और y की वैल्यू है 4। अब आप इसमें पुट करिए, ठीक है। तो देखिए 3 गुना में 6 माइनस में 2 गुना में 4, 3 छिंग 18 माइनस में 2 चौक 8, तो कितना 18 माइनस 8 यानी कि 10 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या करा, देखिए कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किशोर 40,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक है। ब्याज की गणना, ब्याज की दर है वो 20% है, कह रहा है 2 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। आप मुझे बताइए, मैं कितनी बार इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं कि भाई अगर सीआई के केस में 2 साल के लिए जो 20% का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, 44%, ठीक है। 20 और 20 40 और 20 20 400 यानी 40 और 4 44%, ठीक है। तो हमने सीआई पूछा है तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये 40% का 44%, 40,000 का हमें 44% ही निकालना पड़ेगा, वही हमारा सीआई का सीआई आ जाएगा, ठीक है। तो ये 40 है, ठीक है। तो हमें सीआई निकालना है तो 40,000 का हमें कितना निकालना पड़ेगा, 44%, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 0 से 2 0, तो 2 0 तो बचेंगी आपकी, और 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 17,600 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग हमें गिवन है कितना, 80। तो कह रहा है सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही बता देता हूँ। मान लेते हैं सबसे छोटे की x, और उससे अगले की 5 ज़्यादा, उससे अगले की फिर 5 ज़्यादा, उससे अगले की फिर 5 ज़्यादा, और उससे अगले की फिर 5 ज़्यादा, ठीक है। तो टोटल यहाँ से आपका x कितना हो गया, और देखिए इन सब की आयु का योग आपको गिवन है 80। तो मैं इनको जोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये x 5x बनेगा, प्लस में 5 और 10 15, 15 दूनी 30 और 30 20 50 बराबर 80। 50 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5x बराबर बचेगा आपका 30। तो x की वैल्यू जो हमने सबसे छोटा माना है वो आ जाएगी 6, ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, इनके व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम बताइए। तो पहले तो इनका व्युत्क्रम लिख लेते हैं। 1/4 को आप लिखिए 4/1 प्लस में, 4/3 को आप लिखिए 3/4 प्लस में, 5/7 को आप लिखिए 7/5 प्लस में, 5/4 को आप लिखिए 4/5 प्लस में, 8/5 को आप लिखिए 5/8, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं 40, तो ये बनेगा 4 चौक 16 160 प्लस में 4 ढाई 10 30 प्लस में 5 8 8 7 56 प्लस में 5 8 8 चौक 32 प्लस में 8 पंजे 5 पंजे 25, ठीक है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 2 7 6 13 का 3 हासिल का 1, और 2 और 3 5 और 5 10 3 13 और 16 29 और 1 30, ठीक है। तो बनेगा आपका 303 अपॉन में 40।
अब कह रहा है इसका भी व्युत्क्रम बताइए, तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो आप बनेगा आपका 40/303। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या के 3/8 के बराबर है। तो लिख लेते हैं भाई, मान लेते हैं ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, तो अगर कह रहा है पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला की, अगर महिला 8 है तो मेल कितने हैं, 3। यही बोला है भाई, कह रहा है पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला की 3/8 है, तो इसका 3/8 निकालेंगे तो 3 ही आएगा ना। ठीक है, कह रहा है पुरुष कर्मचारियों में से 1/3 पुरुष गैर स्नातक हैं यानी कि नॉन ग्रेजुएट हैं, जबकि महिलाओं में से 4/9। देखिए 3 का तो 1/3 निकल सकता है, बट 8 का आप 4/9 नहीं निकाल सकते। तो आप करेंगे क्या, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, क्योंकि 9 तो 3 से भाग जाता ही जाता है। ठीक है, तो इसको 9 से गुना कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो पे। तो ये बन जाएगा आपका 9×3 = 27 और ये बनेगा आपका 9×8 = 72। ठीक है, अब देखिए पुरुषों में से 1/3 पुरुष गैर स्नातक हैं, तो इसका 1/3 क्या है, नॉन ग्रेजुएट। ठीक है, कितना इसका 1/3 कितना बनेगा, 9। अगर 27 में से 9 नॉन ग्रेजुएट हैं तो मुझे बताइए ग्रेजुएट कितने बचेंगे, ग्रेजुएट बचेंगे 18। ठीक है, आगे हम चेक करते हैं फीमेल का। तो कह रहा है जबकि महिलाओं में से 4/9 महिलाएं गैर स्नातक हैं, तो 72 का आप 4/9 निकालेंगे तो कितना बनेगा, 9×8 = 72, 4×8 = 32। तो 32 तो है गैर स्नातक यानी कि नॉन ग्रेजुएट। ठीक है, तो ग्रेजुएट कितनी बची, 32, 72 में से 32 गई तो 40, ग्रेजुएट बची आपकी 40। ठीक है, अब देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कार्यालय में गैर स्नातक कर्मचारियों की संख्या 164 है, हमारे हिसाब से गैर स्नातक यानी नॉन ग्रेजुएट कितने हैं, 9 और 32 41। ठीक है, हमारे हिसाब से 41 है और सवाल के हिसाब से कितना गिवन है, 164। ठीक है जी, तो ये इसका बिल्कुल 4 बार कट रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16 यानी कि 4 गुना है। तो कह रहा है कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कर्मचारी कितने हैं जी, इनको जोड़िए। ठीक है, तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, तो कुल कर्मचारी कितने हैं, 99। और इसका भी आप 4 गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 4×9 = 36, 3, 4×9 = 36 और 3 39, यानी कि 396 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि किसी शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और छिन्नक के शीर्ष पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और छिन्नक के तल पर 12 सेंटीमीटर है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपको थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। बना लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं भाई ये छोटी वाली त्रिज्या है और एक यहाँ नीचे वाली बना लेते हैं बड़ी वाली। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, इसको कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं इसका भी। ठीक है, और इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, और इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं और इसकी हाइट बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है इसने, जो ऊपर वाली त्रिज्या है छोटी वाली उसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल r और ये गिवन है आपको 6, और ये बड़ी वाली नीचे वाली इसको मान लेता हूँ मैं कैपिटल R, ये गिवन है आपको 12। ये थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए थी हमें नीचे वाली, कोई नहीं, 12। ठीक है, अब देखिए और इसकी हाइट गिवन है हमें कितनी, 8। अब देखिए मैं इसके थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा डायग्राम। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। देखिए देखिए दोबारा बनाते हैं।
ठीक है, अब ठीक है। थोड़ा सीधा बनाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, देखिए आपको इस ऊपर वाली को मान लेते हैं हम स्मॉल आर, ये गिवन है 6, और नीचे वाली को मान लेते हैं कैपिटल आर, ये गिवन है आपको 12, और हाइट गिवन है आपको 8। देखिए ये 6 है, तो मैं यहाँ से इसी ये 6 के इसके पैरेलल एक और लाइन खींच देता हूँ यहाँ, एक मिनट, देखिए एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, इसके पैरेलल। तो आप मुझे बताइए कि इनके बीच में तो गैप बराबर ही रहेगा भाई, यहाँ भी गैप बराबर, यहाँ भी बराबर, तो यानी कि ये 6 है तो यहाँ भी 6 होगी, और ये टोटल 12 है तो इसका मतलब ये 6 होगी, और ये हाइट 8 है तो ये भी 8 होगी। तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 10 आ जाएगी आपकी क्या, L। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ स्मॉल आर आपकी 6 है, कैपिटल आर आपकी 8 है, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल आर आपकी 12 है, और हाइट आपकी कितनी है, 8। ठीक है, तो आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है छिन्नक का या फ्रस्ट्रम का, वो कितना होता है, पाई स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर इंटू में L। बस ये आपको फॉर्मूला पता था तो आप डायरेक्टली कर सकते थे। तो आप निकालेंगे CS से बराबर, देखिए पाई में आंसर गिवन है तो पाई को पाई रहने दीजिए, आर प्लस में आर आपका कितना बनेगा, 12 और 6 18, इंटू में L कितनी है आपकी 8, 18 8, सॉरी L कितनी निकाली है आपने, L की ज़रूरत नहीं है, 10 है, L की ज़रूरत है यहाँ, H की नहीं। ठीक है, तो देखिए L आपकी 10, तो यहाँ से ये आएगी L आएगी आपकी 10, तो कितना बनेगा 18 दाम के 180 पाई। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है मनु 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इस धनराशि का 12% इसके मरम्मत पर खर्च करता है। भाई उसने 5500 रुपये में तो खरीदी और 1200 रुपये 12% इसका 12% और लगा दिया, इसका 12% कितना बनेगा भाई, 1% बन जाएगा 55, तो 12 पंजे 60, 6 12 पंजे 60 और 6 66, यानी 666 और लगा दिए, तो उसका टोटल जो CP बना वो कितना बना 6160। अब क्या कह रहा है, इस पर बाद में इस पर 5% की हानि पर बेच देता है, तो यानी कि बेचा कितने में, इसके 5% की हानि में, 5% के लॉस में, तो इसका 10% बनेगा 616, तो यानी कि 308 की कमी में बेचा है। ठीक है, तो कितने में बेचा, 10 में से 8 गए तो 2, और 5 का 5 आ जाएगा, और 11 में से 3 गए तो 8 और 5, यानी कि 5852 में बेचा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5852, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजी सा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1296 को आप क्या लिख सकते हो, 6 की पावर 4, ठीक है, और इसकी पावर 3 और इसका 4, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो ये कितना बन जाएगा, 6 की पावर 12, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 4, तो 6 की पावर 12 को आप क्या लिख सकते हो, इस सारे की पावर 1/4। भाई ये 4 को, इस 4 को आप यहाँ लिख सकते हो, तो 4 से कटेगा 3 बार, तो 6 की पावर 3 कितना बन जाएगा आपका 216। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले ना, तो आपको वैल्यू पुट बिल्कुल नहीं करनी है, आप अपना टाइम खराब कर दोगे। आपका यही तरीका अपनाना जो मैं बता रहा हूँ। आप कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है, प्लस में 1, और इस 4 साइन थीटा को इधर ले जाइए, माइनस में 4 साइन थीटा बराबर 0 बचेगा। ठीक है, अब गुना करिए 3 की, तो ये बनेगा 3 माइनस में 3 साइन स्क्वायर
थीटा प्लस में 1 माइनस में 4 साइन थीटा बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप करिए इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, माइनस 4 साइन थीटा प्लस का 4 साइन थीटा बनेगा, और 3 और 1 4 प्लस का है तो माइनस का 4 बनेगा बराबर 0। अब आप करिए क्या, थोड़ी देर के लिए साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा को आप x मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको इस तरीके की कंडीशन मिलेगी तो आप करेंगे क्या, देखिए गुना करेंगे तो हमारा 4 चौक 16, गुना करें तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए 3 चौक 12 माइनस का, ठीक है, माइनस का 12, और सम करेंगे तो हमारा आना चाहिए प्लस का 4। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 6 दूनी 12, और देखिए प्लस का 6 और माइनस का 2। तो देखिए गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस का बनेगा, और जो इनको जोड़ेंगे तो 6 में से 2 गए तो प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ डायरेक्टली वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो जो यहाँ प्लस का साइन है 6 तो माइनस का बनेगा 6, और अपॉन में जो x स्क्वायर के साथ में उसके इसके बटे में लिख दीजिए। ठीक है, कितना बनेगा माइनस का 2। ठीक है, और दूसरी आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका बनेगा, यहाँ माइनस का है तो प्लस का 2 बनेगा, अपॉन में जो x स्क्वायर के साथ है 3 वो लिख दीजिए। ठीक है, तो प्लस का 2/3 बनेगा। अब देखिए पहले तो वैसे भी साइन थीटा की वैल्यू -2 की रेंज में होती नहीं है, बट आप इसने खुद ने भी बोला है कि थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ जो x है वो साइन थीटा ही तो है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू -2 और प्लस का 2/3 है, तो ये तो होगी नहीं क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आती, ये माइनस की वैल्यू होगी नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 2/3। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आएगी 2/3। अब आप करिए क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, अगर आप ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो तो आपका साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये आपका बनेगा, ये आपका बनेगा 2 और ये बनेगा 3, तो ये कितना आएगा, 3 3 9 में से 4 गए तो √5। अब इसने क्या पूछा है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो इसका स्क्वायर बनेगा 9 अपॉन में 5, तो 9/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं ए बी और सी डी, और वृत्त के अंदर बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं। पहले बना लेते हैं, मान लेते हैं भाई ये आपका वृत्त है। ठीक है, ठीक है, और इसने बोला है 2 जीवाएं, एक आपकी ये जीवा है मान लेते हैं ए बी, ठीक है, और एक और जीवा है आपकी ये मान लेते हैं सी डी। ठीक है, अब देखिए भाई इसने बोला है ये मान लेते हैं ए बी है, और ये जीवा मान लेते हैं सी डी है, और ये एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसने क्या डायमेंशंस क्या क्या गिवन है, ए एफ बराबर 4 है, ये 4 है, और बी एफ बराबर 6 है, यानी कि ये 6 है। ठीक है, और सी एफ बराबर 3 है, यानी कि ये 3 है, और क्या क्या पूछा है हमसे, सी डी की लेंथ बताइए, यानी कि ये पूरी सी डी की लेंथ पूछी है, तो हम इस एफ डी को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्या, कि आपको प्रॉपर्टी कैसे निकालनी है। देखिए याद रखने के लिए, ये बीच वाले जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ से आप दोनों जीवाओं पर ऐसे जाइए, एफ ए इंटू में एफ बी बराबर एफ सी इंटू में एफ डी। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी होती है आपकी एफ ए इंटू में एफ बी बराबर एफ सी इंटू में एफ डी। ठीक है, एफ ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4, एफ बी की वैल्यू कितनी है आपकी 6, बराबर एफ सी की वैल्यू कितनी है आपकी 3, इंटू में एफ डी की वैल्यू आपने क्या मानी है x। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, तो देखिए 3 से कटेगा ये 2 बार, तो क्या बन जाएगा आपका x का मान 4 दूनी 8। ठीक है, अगर ये x की वैल्यू यहाँ 8 आ गई, तो इसने पूछी है टोटल सी डी, तो 8 और 3
कितना हो जाएगा, इनका सम कर दीजिए, 8 और 3 11। तो सी डी की लेंथ आएगी आपकी 3 + 8 = 11। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है किसी परिवार की मासिक आय 45,000 है। ठीक है, आय में से वो 20% तो भोजन पर खर्च करता है, 20% घर के किराए पर खर्च करता है, 5% की खरीदारी पर, 10% व्यक्तिगत ज़रूरतों पर और शेष धनराशि वो की बचत कर लेता है। अब कह रहा है वो अपनी मासिक बचत का 12% भाग गरीबों को दान में दे देता है। तो कह रहा है गरीबों को उसने कितनी धनराशि दान में दी। भाई पहले मुझे एक चीज़ बताइए कि इसने खर्चा कर कितना दिया। भाई इसने 20% तो भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 20 और 20 40 और 5 45, 45 और 10 55 इसने खर्च कर दिया। तो इसने बचत कितने की करी कि 45,000 में से इसने 55 खर्च कर दिया, तो 45% की बचत करी। ठीक है, और कह रहा है इस बचत में से भी ये 12% दान में दे रहा है। तो कह रहा है कितना दान में दे रहा है, तो भाई इसका 12% और निकाल दीजिए, ये इसने दान में दे रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो 2 0 से तो 2 0 और 1 0 से ये 1 0। ठीक है, 5 से काटिए, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 और 2 छिक्के 12। पहले 6 से गुना करिए, 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, गुना में 9, गुना करिए 9 0, 9 7 63, 6 9 दूनी 18 और 6 24, 2430 आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है यदि बहुलक और माध्यिका का अनुपात 13:9 है, एम्पिरिकल रिलेशन का प्रयोग करते हुए माध्य और बहुलक का अनुपात बताइए। देखिए मैं आपके लिए एक चीज़ लिखता हूँ क्या, कि माध्य यानी कि मीन और मोड और मीडियन। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको मान लेता हूँ मैं बी और इसको मान लेता हूँ मैं सी। अब मैं इसको इनकी इंग्लिश भी हिंदी भी लिख देता हूँ। मीन को बोला जाता है माध्य, ठीक है, मोड को बोला जाता है बहुलक और मीडियन को बोला जाता है माध्यिका। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोला है इसने, बहुलक और माध्यिका यानी कि बी और सी का रेशियो इसको इसने गिवन है। बी और सी का रेशियो कितना है, 13:9। ठीक है, तो एम्पिरिकल रिलेशन का प्रयोग करते हुए इसने पूछा क्या है, माध्य और बहुलक का रेशियो। तो भाई माध्य और बहुलक का रेशियो यानी कि माध्य यानी कि ए और बहुलक यानी कि बी, यानी इसने पूछा है हमसे A/B। ठीक है, कितना होगा। तो मैं पहले आपके लिए एम्पिरिकल रिलेशन लिख देता हूँ। हमारा एम्पिरिकल रिलेशन क्या होता है, वो होता है 3 यानी कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक है, तो मोड कितना B बराबर 3 मीडियन यानी कि 3C माइनस में 2 मीन यानी कि 2A। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा है इसने A/B। B तो है हमारे पास, A नहीं है, तो यहाँ से A निकाल लीजिए आप। 2A को इधर ले आइए, 2A बराबर 3C माइनस में B। ठीक है, अब देखिए C की वैल्यू आपको गिवन है 9, तो ये बन जाएगा 9 × 27। चलिए मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ अलग से, कितना बनेगा 2A बराबर 3 गुना में 9 माइनस में B की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, 9 × 27 माइनस में 13 कितना बचेगा 14, यानी कि 2A बराबर 14, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, तो हमसे A/B पूछा था, तो A की तो आपने 7 निकाल ली और B की आपको पहले ही गिवन थी 13, तो यानी कि 7। 0.3 mm त्रिज्या वाले 3200 मीटर लंबे बेलनाकार तांबे के तार को पिघलाया जाता है और इस प्रकार पिघली हुई धातु से एक गोला बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी किसी एक आकृति को किसी दूसरी आकृति में ढाला जाता है तो दोनों आकृतियों का वॉल्यूम बराबर होता है। ठीक है, तो वही करेंगे हम। पहले मैं आपको देखिए आंसर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है और यहाँ mm में और मीटर में गिवन है, तो आप पहले मैं आपको यूनिट कन्वर्जन बताता हूँ।
तो दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए 0.3 mm त्रिज्या वाले 3200 मीटर लंबे बेलनाकार तांबे के तार को पिघलाया जाता है और इस प्रकार पिघली हुई धातु से एक गोला बनाया जाता है बिना किसी अपक्षय के। इस प्रकार निर्मित गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है और यहाँ mm और मीटर में गिवन है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी किसी एक आकृति को किसी दूसरी आकृति में ढाला जाता है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। ठीक है, अब मैं आपको यूनिट कन्वर्जन बताता हूं कि देखिए मिली, सेंटी, डेसीमीटर। अगर आप मिली से सेंटी में जाएंगे तो आपको बटे में 10 करना पड़ेगा और आप सेंटी से मिली में जाएंगे तो गुना में 10 करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ 0.3 रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो 3/10 लिख सकता हूँ मैं 0.3 को, और बटे में एक और 10 लिख सकता हूँ सेंटीमीटर में बदलने के लिए। तो यानी कि आपका 3/100 आपकी रेडियस हो जाएगी सेंटीमीटर में, 3/100 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम हाइट की बात करते हैं या लेंथ की बात करते हैं तो 3200 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो कितना बनेगा, देखिए वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू मैच किसका, बेलन का। तो देखिए पाई आर कितनी है आपकी 3/100, तो 3/100 इंटू में स्क्वायर है तो 3/100 इंटू में एच, यानी कि ये 32 पे 4 0। ठीक है, बराबर गोले की आकृति में ढाला जाता है ना, तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ये 4 0 से तो ये 4 0 कट जाएंगी। ठीक है, 4 से कटेगा ये 8 बार और पाई से कट जाएगा आपका पाई। तो देखिए 3 इधर जाके आपका ये आर क्यूब कितना बनेगा, आर क्यूब बनेगा आपका 8 गुना में 3 3 होती है 27। तो आपका आर कितना बन जाएगा, 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 इंटू में इसका 27 का 3, तो यानी कि 6 हो जाएगी आपकी रेडियस। अब क्या पूछा है आपसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है आपका CS से। ठीक है, तो कितना बनेगा 4 पाई आर कितनी है 6 6 36, तो कितना बनेगा 6 6 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 पाई। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक पिता अपने 4 पुत्रों ABCD में 3:6:8:5 के अनुपात में कुछ धनराशि वितरित करता है और कह रहा है वितरण के बाद यह पाया गया कि C को प्राप्त धनराशि B से 1000 रुपये ज़्यादा मिल चुकी है। तो कह रहा है चारों के बीच वितरित की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए वैसे तो ईजी सा क्वेश्चन है, A/B/C/D किस रेशियो में बांट रहा है 3:6:8:5। ठीक है, अब देखिए हमारे हिसाब से उसको कितनी ज़्यादा धनराशि मिली है भाई, C को B से कितनी ज़्यादा मिली है 2, और सवाल के हिसाब से कितनी ज़्यादा मिली है 1000। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, और हमसे पूछिए टोटल, तो 3 और 6 9 9 8 17 और 5 22, 22 की वैल्यू बता दीजिए। तो कितनी बनेगी 500 गुना में 22। ठीक है, कितना बनेगा 22 0 0 और 22 पंजे 110, यानी कि 11000 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दो संख्याओं का HCF 8 है और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है। तो कह रहा है ऐसे कितने युग्म संभव हैं जो इस शर्त को पूरा करते हैं। तो देखिए भाई अगर HCF 8 है, मान लेते हैं दो संख्याएं हमारी A और B, और इनका HCF 8 है तो संख्याएं कितनी बन जाएंगी 8A और 8B। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना गिवन है 6400 के बराबर। तो हमारे हिसाब से प्रोडक्ट कितना हो गया 8 8 64, 64 AB, और सवाल के हिसाब से कितना 6400। ठीक है, तो 64 से कटेगा ये 100 बार, तो AB की वैल्यू आ गई आपकी 100। अब कह रहा है ऐसे कितने युग्म संभव हैं। तो देखिए अगर हम A और B की बात करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट 100 आए तो 1 और 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 50 को हम लेंगे नहीं क्योंकि कंपोजिट नंबर है, वो कंपोजिट नंबर लेते हैं, वो कंपोजिट नहीं है, उसमें 2 कॉमन है। तो मैं लिख देता हूँ पहले, देखिए 2 और 50, 3 नहीं 4 और 25, 5 और 20, ठीक है, और 10 और 10 ये बनेंगे। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए खुद ही कि देखिए
इन दोनों में कॉमन है 2, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। और 5 और 20 में 5 कॉमन है, नहीं लेंगे। 10 और 10 में कॉमन ही है, नहीं लेंगे। तो आपके लिए दो संख्या, दो पेयर कौन कौन से बचे 1 और 100 और 4 और 25, ठीक है। तो टोटल कितने पेयर बने आपके 2, यही आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 2430 सेंटीमीटर से कह रहा है, और कह रहा है इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है, तो इसका परिमाप बताइए। तो देखिए कैसे होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये आयत है, ठीक है, ठीक है, और कह रहा है इसकी चौड़ाई लंबाई से 9 कम है। तो मान लेते हैं अगर इसकी लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 9, ठीक है। और क्या कह रहा है, तो इसका क्षेत्रफल गिवन है हमें 2430, तो लंबाई इंटू में चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो यानी कि x इंटू में x माइनस 9 बराबर 2430। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है सॉल्व करने के लिए। मैं आपके लिए एक बेस्ट अप्रोच बताता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। देखिए इन दोनों के बीच में, दोनों संख्याओं के बीच में गैप कितना है 9, और जब भी देखिए किसी भी दो संख्याओं के बीच में 9 या 9 के मल्टीपल का गैप होता है, तो वो संख्याएं, दो संख्या ऐसी होती हैं जिनका हम डिजिट इंटरचेंज करके लेते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं समझाता हूं आपको एग्जांपल के साथ में, मान लेते हैं 63 और इसके डिजिट चेंज करते हैं तो बनेंगे 36, और दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 9 का मल्टीपल आएगा। 13 में से 6 गए तो 9, 5 में से 3 गए तो 13 में से 6 गए तो 7, और 5 में से 3 गए तो 2, 27 9 का मल्टीपल है। कोई और संख्या ले लीजिए, कोई भी, देखिए 72 और इसका डिजिट चेंज करके 27, 12 में 7 गए तो 5, 6 में से 2 गए तो 4, 9 का मल्टीपल है। कोई भी ले लीजिए आप, 53 और 35, ठीक है। 13 में से 5 गए तो 8, 4 में से 3 गए तो 1, 18 9 का मल्टीपल है। तो 9 का मल्टीपल या फिर 9 भी तो 9 का मल्टीपल ही है, तो यानी कि 9 का गैप हो या 9 के मल्टीपल का गैप हो तो वो ऐसी संख्याएं होंगी। या फिर हम उल्टा कहें कि कोई संख्या और उसके डिजिट को चेंज करके संख्या उसके डिफरेंस लेंगे तो वो 9 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ तो 9 का ही गैप है हमारे लिए, और अच्छी चीज़ है क्योंकि संख्या नज़दीक नज़दीक होंगी। तो ऐसी दो संख्याएं जो नज़दीक नज़दीक और उनके बीच में 9 का गैप हो, तो मुझे दिख रही है 54 और 45, ठीक है। अब आप थोड़ा चेक करके देखिए डिजिट चेंज करके है, और अगर इनका डिफरेंस तो 9 ही है, तो अगर इनके गुना करके देखते हैं तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 27, गुना में 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, तो कितना बनेगा 0 13 4 2 2430, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो लेंथ है वो तो बड़ी 54 है, छोटी 45 है, 9 का गैप है, ठीक है। अब हमसे इसने पेरीमीटर पूछा है, क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 54 प्लस में 45 कितना बनेगा 2 इंटू में 99, तो कितना बन जाएगा पेरीमीटर आपका 2 9 18, 2 9 18 और 1 19, 198 आंसर होगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अप्रोच आपको अच्छी लगी होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है। अगर 2/5 को 12 दिनों में कर रहा है तो 2 6 12 6 पंजे 30, तो मैं कह सकता हूँ बी कर सकता है 30 दिनों में। तो टोटल वर्क मान लेते हैं पहले, कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 120, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी 24 पंजे 120, ए की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, 30 चौके 120, बी की 4 आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, दोनों एक साथ 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो दोनों एक दिन में दोनों के कितना आएगी 9, तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे 9 के एफिशिएंसी से, 9 6 54, ठीक है। तो ये आपका 54 काम हो गया, इसमें से घटा दीजिए, 10 में से 4 गए तो 6, 11 में से 5 गए तो 6, तो 66 काम बचा हुआ है। तो 66 काम बचा है कितने में से, 120 में से, तो 6 से काटिए, 6 से 11 बार 6 से काटेंगे तो 20 छिक्के 120, तो 11/20 काम बचा हुआ है। ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट,
देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 4 एकम 4 5/4 और यहाँ 8 है तो आप 2 से गुना कर लीजिए, ऊपर नीचे 5/4 को आप क्या लिख सकते हो 10/8। इतनी कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 10 में से 5 गए तो 5/8 बचेगा, इसको हम इस 3 में से घटाएंगे, ठीक है। कितना 8 थे 24 में से 5 गए तो 19/8 बचेगा, इसको हम इस 8 दूनी 16 और 7 23/8 में से घटाएंगे, ठीक है। तो कितना 23 में से 19 गए तो 4/8 बचेगा। अब आप इसको इतना ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ भी आपको 8 दिख रहा है तो ये p/8 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका सॉल्व हो के टोटल कितना आया है आपका 4/8 और ये कितना है आपका p/8 बराबर 0 के है। p का मान निकालना है तो एलसीएम 8 0 बन जाएगा तो ये बनेगा p प्लस में 4 बराबर 0, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में a के प्राप्तांक b के प्राप्तांकों से 20% अधिक है। तो मान लेते हैं ये a और b 20% का मतलब क्या होता है आपका 1/5। अगर b के 5 है तो a के उससे 1 ज़्यादा है, अगर b के 5 है तो a के उससे 1 ज़्यादा है यानी कि 6 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है सी के प्राप्तांक a और b के कुल प्राप्तांकों के 85% के बराबर हैं। तो सी की बात करते हैं तो देखिए a और b के कुल कितने हैं 11 है, 5 और 6 11 है। कह रहा है इसके 85% के बराबर है, 85/100, 5 से 20 बार 5 से 17 बार गुना करेंगे तो देखिए 17 एकम 17 और 17 एकम 17 और 1 18 187/20। अब इस 20 की गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा आपका, देखिए 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100 और ये 187 है ही, ठीक है। तो ये बन गया आपके। अब क्या कह रहा है, ए के प्राप्तांक सी के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई ए के है 120 और सी के हैं 187, तो कितने कम है 67 कम है, ठीक है। तो 67 कम है कितने पर 187 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो 67 100 में 187 का भाग दीजिए, कितना बनेगा देखिए 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 बार 3 7 21, 2 18 3 54 और 2 56, 10 में से 1 गया तो 9 और 7 6 में से 6 गए 0 0 और उतार लिया ये, तो 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, तो 18 पंजे 90, 18 छिक्के 100 लगभग 35 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस का। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन सभी छात्रों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए स्टैटिस्टिक्स में माध्य या मीन एवरेज को ही बोला जाता है, तो कुल मिला के हमें एवरेज निकालनी है। तो पहले इनका सम निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना बनेगा 5 एकम 5 5 या 15 और ये बनेगा 25 सत्ते 175, ये बनेगा आपका 20 छिक्के 120, ये बनेगा आपका 35 दूनी 70 दूनी 140 और ये बनेगा आपका 20 तिया 60, ठीक है। जोड़िए कितना हो गया 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 15 और 17 32, 32 और 12 44, 44 और 14 58 और 6 64 और 1 हासिल का 65। तो टोटल सम आ गया 650 और ये टोटल हैं कितने वो देख लेते हैं भाई। टोटल है आपके 5 7 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25, ठीक है। भाग दीजिए 25 दूनी 50 बचे 15, 25 छिक्के 150, तो 26 आपका माध्य आ जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल आपके 35 क्वेश्चंस इस पेपर के कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे, आपने कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए अगर आपको इस लेक्चर की जो मैंने आपको समझाया है एज इट इज़ इसके साथ में अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये इसका लिंक है। तो t.me यानी कि HS एग्जाम मैथ्स आप सर्च मारेंगे टेलीग्राम पर तो आपको इसी सॉल्यूशन के साथ में ये PDF मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना तैयारी जारी रखिए। थैंक यू सो मच।